हाय एवरीवन। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये डे 40 है। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो पहला पार्ट है वो वर्ड मीनिंग्स का यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स का है। जो फर्स्ट वर्ड हम आज पढ़ेंगे वो है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड एक नाउन है। रेक्टिट्यूड क्या है सर? एक नाउन है। जैसे एक वर्ड होता है ना एटीट्यूड, एक वर्ड होता है एप्टीट्यूड, वो सब नाउन है। रेक्टिट्यूड भी क्या है? एक नाउन है। दूसरी बात, रेक्टिट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। पढ़िए, बिहेवियर दैट इज करेक्ट एंड मॉरल। ऐसा बर्ताव जिसको सही माना जाए, नैतिक रूप से सही माना जाए, उसको क्या कहते हैं? रेक्टिट्यूड। मतलब जब व्यक्ति का बर्ताव, उसका व्यवहार सार्वजनिक तरीके से सही है, न्याय संगत है, तो उसको रेक्टिट्यूड कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति में रेक्टिट्यूड है या वो उसको फॉलो करता है, वो उसकी प्रैक्टिस करता है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, वो एक हम्बल पर्सन है, वो एक मॉरल पर्सन है और वो एक जस्ट पर्सन है। मतलब वो एक ईमानदार व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, न्याय संगत बात करने वाला व्यक्ति है और नैतिकता के आधार पर चलने वाला व्यक्ति है। तो रेक्टिट्यूड एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है और साथ ही साथ बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। अब ये तो हो गया इस वर्ड का मीनिंग, ये तो हो गया इस वर्ड का मीनिंग। अब आप इस वर्ड के मीनिंग को याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। ये जो रेक्टिट्यूड है ना, इसके रेक्ट को अलग करके थोड़ा सा करेक्ट से पकड़िए, इससे कोशिश करिए, वरना कैसे सीखेंगे? रेक्टिट्यूड के RECT को आप करेक्ट से पढ़िए। रेक्ट करेक्ट, करेक्ट रेक्ट, रेक्ट करेक्ट, करेक्ट रेक्ट, रेक्ट करेक्ट, करेक्ट रेक्ट। तो जो चीज करेक्ट है वो सही है, जो चीज करेक्ट है वो सही है, जो व्यक्ति करेक्ट है वो सही है। तो जिस व्यक्ति में रेक्टिट्यूड है, यानी करेक्ट से जो रेक्टिट्यूड बनता है ना, वो क्या है? सही है। जैसे कोई कहे कि किसी का रेक्टिट्यूड करेक्ट है, तो बात तो वही हुई ना, याद करने का तरीका है। इसी को नेमोनिक्स कहते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल तो है, द रिफॉर्मर इनकरेज्ड हिज फॉलोवर्स टू लिव लाइफ फिल्ड विद रेक्टिट्यूड। उस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, जो उसको उसकी बातों का अनुसरण करते थे, उन्हें इस बात के लिए जोर दिया, उन्हें इस बात पर बढ़ावा दिया कि वो ऐसे जीवन को जिए जो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरीके से सही हो, न्याय संगत हो, ये सब कुछ। एग्जाम्पल एक और है, वो भी देखिए। नीताज रेक्टिट्यूड इंस्पायर्ड हर टू गिव हर लॉटरी विनिंग्स टू चैरिटी। अब समझे, नीता ने एक लॉटरी जीती, उस लॉटरी में लेट से उसने 2 से 3 लाख रुपए जीते। तो उसका जो रेक्टिट्यूड था, यानी कि जो सार्वजनिक जीवन में को जीवन जीने का जो सही तरीका था, उसने उसको इंस्पायर किया कि वो जीते हुए पैसे को क्या करे? चैरिटी में दे दे। क्या करे? चैरिटी में दे, दान दे दे। सिनोनिम्स, राइटियसनेस, राइट से बनता हुआ राइटियसनेस है। मॉरल से मोरालिटी बनता है। प्रोब का मतलब होता है छानबीन। जब प्रोब की जाती है यानी कि छानबीन की जाती है, तो सच सामने आ जाता है ना। क्या सामने आ जाता है सर? सच सामने आ जाता है। उसी प्रोब से प्रोबिटी बनता है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब भी यही होता है कि आपकी बात में एक तरीके से ईमानदारी हो, तो वो इंटीग्रिटी है। फिर ऑपोजिट में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब नैतिकता से होगा, जिनका संबंध बेईमानी से होगा। जैसे कि पहला ही वर्ड है करप्शन, जैसे कि लैक्सिटी। लैक्सिटी चरित्रहीनता को कहते हैं। जब चरित्र व्यक्ति का ठीक नहीं है तो लैक्स पर्सन है वो, उसमें लैक्सिटी है। एक व्यक्ति जो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, वो लैक्स पर्सन है, उसमें लैक्सिटी है। इमोरलिटी, मॉरलिटी का ऑपोजिट हो गया। तो ये जो आपके सामने पहला वर्ड है
रेक्टिट्यूड, ये जो वर्ड है रेक्टिट्यूड, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बर्ताव, एक तरीका जो नैतिक रूप से, सार्वजनिक तरीके से उचित हो, सही हो, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स हो, उसको कहते हैं रेक्टिट्यूड। अक्सर ये जो वर्ड रेक्टिट्यूड है ना, इसकी अपेक्षा उन लोगों से ज्यादा की जाती है जो पब्लिक लाइफ में, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिसेस या जजेस, उन सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर ये रेक्टिट्यूड होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पेरेनियल। पेरेनियल वर्ड को पढ़ते हैं, जो कि अगला वर्ड है हमारा आज के सेशन का। पेरेनियल के आखिर में क्या है? ए एल, जिसकी वजह से ये क्या है? एडजेक्टिव है। याद रखिए, कोई वर्ड ए एल पे रुकता है, कोई वर्ड बी एल ई पे रुकता है, कोई वर्ड ए एल पे रुकता है, कोई वर्ड बी एल ई पे रुकता है। बॉस, ये सब सिम्टम्स है। किसके सिम्टम्स है? एडजेक्टिव के सिम्टम्स है। जैसे आप बोलते हैं नेशनल, ट्रेडिशनल, फंडामेंटल, ये सब ए एल पे रुक रहे हैं ना। एनुअल तो एडजेक्टिव है। फिर आपने कहा ईटेबल, क्रेडिबल, केपेबल, बी एल ई पे रुके, ये वर्ड्स पे क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे कि लास्ट वर्ड रेक्टिट्यूड was a positive word, unlike the last word rectitude जो कि positive था। this word perennial is negative in sense, ये कैसा है सर? नकारात्मक है भाव से। पेरेनियल का मतलब है एक ऐसी समस्या, एक ऐसी परिस्थिति जो बार बार हो, जिसके चलते ये लगे कि ये बनी ही हुई है, हमेशा से बार बार हो तो लगे कि बनी ही हुई है। लेट्स से कि जैसे कि ऐसे समझिए कि किसी के शरीर पर दाना, आप जानते हैं ना, दाना, किसी अंग में एक दाना निकलता ही रहता हो। स्किन पे आप मान लीजिए, स्किन के ऊपरी हिस्से पर, हाथ की स्किन पर दाना निकल आया, फिर वो ठीक हो गया इलाज कराने पर। 15-20 दिन बाद फिर निकल आया, फिर इलाज कराया गया, ठीक हो गया। तो वो ऐसे करते करते वो 2 साल से ठीक, इलाज कराओ ठीक हो जाता है, फिर निकल आता है, फिर इलाज कराओ ठीक हो जाता है, फिर निकल आता है। ये पेरेनियल है। क्या है? पेरेनियल। जो बार बार होगा, जो बार बार होगा, तो वो ऐसा लगेगा वो गया ही नहीं, ऐसा लगेगा वो गया ही नहीं कभी, वो तो हमेशा से बना हुआ है। तो जो चीजें पेरेनियल होती हैं, वो बार बार होती, तो लगती है कि बनी ही हुई। जैसे किसी जिले में हर साल बाढ़ आती हो, किसी जिले में हर साल बाढ़ आती हो, तो बाढ़ वहां के लिए क्या है? पेरेनियल प्रॉब्लम है, हर साल आती है। तो जो चीजें पेरेनियल है, दे कीप अकरिंग, दे रीअकर टाइम टू टाइम, यही लिखा है। Situations or states that keep occurring or seem to exist all the time, used especially to describe problems or difficulties. वो परिस्थितियां जो बार बार होती ही रहें या लगे कि हमेशा ही वो परिस्थितियां हैं, उन्हीं के लिए पेरेनियल आता है, और इनका इस्तेमाल समस्याओं के लिए किया जाता है। ये हो गया इसका मीनिंग। याद करने के क्या तरीके हैं, ध्यान से देखिए। PER एक तरीका है। PER को आप परमानेंट से रिलेट कर लीजिए, PER को आप परमानेंट से रिलेट कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जो चीज परमानेंट है, हमेशा बनी हुई है। सर वैसे PER को रिलेट कर भी लेना चाहिए, क्योंकि एक वर्ड परसिस्टेंस इसी से बनता है, एक वर्ड परसीवरेंस इसी से बनता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, और उन दोनों का यही मतलब होता है, जो चीजें शाश्वत हैं या लंबे समय तक या दीर्घ काल तक बनी रहेंगी, उन्हीं के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा तरीका क्या याद करने का, इस वर्ड के बीच में जो ENN आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है टाइम। एक ENN, दूसरा ANN, इनका मतलब टाइम से होता है, और टाइम में भी इनका मतलब ईयर से होता है, वर्ष से। ANN से एनुअल बनेगा। तो जो बात हर साल घटे, जो घटना बार बार घटे, समय समय पर घटती ही रहे। ये देखिए वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया, फ्लड्स कीप अकरिंग इन आवर एरिया ईयर आफ्टर ईयर, अ पेरेनियल फिनोमिनन।
कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती ही आती, फ्लड्स कीप आखिरी, फ्लड में एस लगाया गया क्योंकि जनरली फ्लड्स को प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाता है। तो हमारे यहाँ बाढ़ हर साल आती ही आती है। तो बाढ़ हमारे लिए या हमारे क्षेत्र के लिए एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। बाढ़ हमारे क्षेत्र के लिए एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िए। योर पेरेनियल वाइनिंग इज गेटिंग ऑन माई लास्ट नर्व। वाइनिंग का मतलब होता है, जैसे बोलते नहीं भिन 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 करना। जैसे आप मक्खियों को, मधुमक्खी को देखिए, भिन 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 करती है, तो आपको अच्छा लगता है कि आप जहाँ पे खड़े हो वहां पे कोई भंवरा या कोई भिंड या कोई मक्खी आए और ऐसे साउंड करे, या मच्छर कोई ले लीजिए, तो आपको उलझन होती ना, गुस्सा आती है, आप भगाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि चला जाइए। तो यहाँ पे जो वाइनिंग है ये इसी प्रकार की भिन भिन को, रोती रोती सी आवाज को, बुरी लगती सी आवाज को बोलते हैं, और ये आवाज लगातार आ रही है। तो इससे क्या है, सामने वाला व्यक्ति गुस्सा हो रहा है। एक फ्रेज इसमें इस्तेमाल की गई है, वो है ये, गेट ऑन somebody's लास्ट नर्व या खाली नर्व। गेट ऑन somebody's लास्ट नर्व या गेट ऑन somebody's नर्व, ये फ्रेज है जिसका मतलब है किसी को गुस्सा दिलाना। क्या मीनिंग है इसका? किसी को गुस्सा दिलाना। सिनोनिम्स, कांस्टेंट, परपेचुअल, रिकरेंट जो बार बार घटे। ये देखिए परपेचुअल वही परमानेंट से जो मैंने कहा था रिलेट करिए, वही ये देखिए परमानेंट भी आया। इंसेसेंट बारिश के लिए होता है, वो बारिश जो लगातार हो, बिना रुके हो। जैसे आपके यहाँ पर 10 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही है, कभी घंटे 2 घंटे की रुकती फिर होने लगती, तो वो इंसेसेंट रेनफॉल है। फिर एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आ जाएंगे जिनका मीनिंग क्षणिक हो, जैसे कि टेम्पररी, जैसे कि फ्लीटिंग, जो चला जाए, जो इवेनेसेंट है, क्षणभंगुर है, जो इफेमेरल है, वो सारे वर्ड्स। तो पेरेनियल का मतलब है वो परिस्थितियां जो बार बार आपके सामने पैदा हो, या वो परिस्थितियां जो लगातार बनी रहे, और वो परिस्थितियां नकारात्मक हो। रूट वर्ड के आज के इस सेशन में हम जिस छोटे से रूट वर्ड को पढ़ेंगे वो है DOL। छोटा मैंने इसलिए कह दिया कि आप इस रूट वर्ड से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें, 3-4 वर्ड्स इससे बनेंगे बस। पर मैंने इसे इसलिए शामिल किया है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक छोटे से लॉजिक से, छोटे से मेथड से, ट्रिक से 2 वर्ड्स भी अगर आप सीख सकते हैं, यहाँ तक कि एक वर्ड भी अगर आप सीख सकते हैं, तो उसे सीख लेना चाहिए। जरा सी भी अगर सहूलियत कहीं से मिल सकती है तो वो सहूलियत ले लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। DOL से 3 से 4 वर्ड बनेंगे जिनका रिलेशन किससे? दुख से है, तकलीफ से है ना, दर्द से। सफरिंग का मतलब झेलना, तकलीफ, दुख से है, तकलीफ से है, दर्द से है, आफत से है, समस्या से है, परेशानी से है, सैडनेस से है। ये देखिए पहला वर्ड इसमें कंडोलेंस लिखा हुआ है, सुना हुआ होगा आप सभी का वर्ड। याद करिए स्कूल डेज को। स्कूल डेज में कई बार पता चलता था कि आज कंडोलेंस होनी है। क्यों होनी? क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, तब कंडोलेंस होगा। हाँ, ये होगा। एक समय के बाद हम आप इतने भी कमीने हो जाते हैं, तकरीबन सभी के साथ ये होता है कि हम आप इतने भी मौजी हो जाते हैं, नादान हो जाते हैं कि ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि यार कोई कंडोलेंस हो, या एक आपके स्कूल में 1 महीने तक कोई कंडोलेंस नहीं हुई तो सोचते हैं यार इस बार कोनो मरा नहीं है, कोई कंडोलेंस हुई नहीं, सोचते हैं ना। तो वैसे ये वर्ड तो तकलीफ वाला है, लेकिन नादानी के चलते छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल डेज में ये उनके लिए खुशी की बात है, किसी बहाने फिर उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, जल्दी घर चले जाएंगे, ये सब कुछ। तो कंडोलेंस का मतलब एक शोक समाचार, इसे कंडोलेंस बोल सकते हैं, कॉन्डोलेंस भी बोल सकते हैं। कंडोलेंस बोल सकते हैं, कॉन्डोलेंस भी कह सकते हैं। ये देखिए DOL इसमें है, हाँ, अ मैसेज ऑफ सिंपैथी फॉर समबडी। ये किस लिए? क्योंकि किसी का डिमाइस हो गया।
The chief minister has offered his condolences to the families of police officers who lost their lives in exchange of fire. जब दोनों तरफ से गोलाबारी हो, दोनों तरफ से बंदूकें चलें, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। याद रखिएगा, जब दोनों पक्ष गोलियां चलाएं तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। किसी व्यक्ति का जब जीवन चला जाता है तो वहां लूज वर्ब आ सकती है। इफ समबडी लूजेस हिज हर वाइफ, ऐसे बोल सकते हैं। आप हल्का सा रिलेट करिए, ये सेंटेंस जानते कहाँ का है, कब का है। अभी कुछ वक्त पहले कानपुर देहात में एक वांटेड डॉन हुआ करते थे जिनका नाम था विकास दुबे। क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो है अपने लोगों के माध्यम से उन्हें अरेस्ट करवाया। फर्स्ट टाइम जब वो अरेस्ट करने गए थे पुलिस वाले, तो किसी मुखबिर ने उधर इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो विकास दुबे की जो पार्टी थी, वो लोग सभी के सभी एक्टिव हो गए थे और फिर उसमें पुलिस वालों की ही जान चली गई थी। ये है इसमें। हालांकि बाद में फिर जब ज्यादा संख्या में पुलिस पहुंची तो विकास दुबे को फरार होना पड़ा और उसके बाद फिर उन्हें मध्य प्रदेश में शायद उज्जैन जिले से पकड़ा गया था। बाद में थोड़ा सा संदिग्ध तरीके से उनकी मौत भी हो गई थी जब ये आया था कि गाड़ी पलट गई, जिस पर शायद कोई इंक्वायरी भी बिठाई गई थी या हो सकता है चल भी रही हो। तो इसको ये उसी सिचुएशन का सेंटेंस है, तभी का सेंटेंस है। खैर, तो एक्सचेंज ऑफ फायर, ठीक। और सिंपैथी के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है, ये याद रखिएगा। फिर आया डोलफुल। फुल से वर्ड एक एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे आप ब्यूटीफुल बोलते हैं, होपफुल बोलते हैं, मीनिंगफुल बोलते हैं ना, वो डोलफुल का मतलब है दुखी, उदास, खिन्न, परेशान, जिसको कह सकते हैं। देखिए, a doleful expression, manner or voice is depressing and miserable. किसी का तरीका, भाव या आवाज अगर डोलफुल है तो वो बहुत ही दयनीय जैसी लगती है। जैसे कभी आपने अपने को फोन किया और उधर से लगा शायद वो परेशानी में है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही रुआसी सी लगी, तो वो डोलफुल वॉइस है। क्या है? डोलफुल वॉइस है। लिसन टू हर डोलफुल वॉइस, यू कैन इजीली फील द पेन। आप इसकी आवाज को सुनिए जिसमें दुख ही दुख है, आपको आसानी रहेगी उसके दर्द को समझने में। आप आसानी से तकलीफ को समझ सकेंगे या समझ सकते हैं। अगला वर्ड है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स को एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ऐसे। इन डोलड्रम्स। वैसे यहां पर तो दोनों एग्जांपल्स में इन दा लिखा हुआ, डोलड्रम्स के पहले आर्टिकल दा भी है, पर कई बार ऐसा होता है कि दा नहीं होता, इन डोलड्रम्स होता है, और कई बार इन द डोलड्रम्स हो सकता है। दुख में होना, डोलड्रम्स का मतलब क्या? दुख है, तकलीफ है, तो उसी दुख में होना, इन डोलड्रम्स। A state in which an individual is very sad and has no interest in anything. वो बहुत दुखी हो और उसका किसी चीज में कोई मन ना लगता हो। A state or period of inactivity, stagnation और slump. इनएक्टिविटी जब आप कुछ नहीं कर रहे, स्टैग्नेशन का मतलब भी रुक जाने से होता है। पानी अगर कहीं पर जमा है तो वो स्टैग्नेंट वाटर कहा जाता है। स्लम्प का मतलब एक तरीके से गिरावट से है, कोमा से है, तो दुख से इसका रिलेशन है। आफ्टर सुजैन अंडरवेंट अ पेनफुल डिवोर्स। जब कोई अपने पार्टनर से डिवोर्स नहीं चाहता और डिवोर्स उसका हो जाए तो वो एक पेनफुल डिवोर्स माना जाता है। कैसे डिवोर्स माना जाता है सर? पेनफुल डिवोर्स मानते हैं हम। She was in the doldrums for quite a while. तो जब उसका इस तरीके से डिवोर्स हुआ अपने हस्बैंड से, तो इससे वो लंबे समय तक, क्वाइट अ वाइल का मतलब है कुछ समय तक या लंबे समय तक दुख में रही। द रियल एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट वही जो कंस्ट्रक्शन वाली मार्केट है, हैज बीन इन द डोलड्रम्स फॉर मंथ्स। अब ये तो अलग बात हो गई, इसमें कोई व्यक्ति दुख में नहीं है, लेकिन हाँ
लॉस में जरूर है, संकट में जरूर है। पिछले बहुत महीनों से जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो संकट में है और लॉस में है एक तरीके से। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 4 मंथ्स टाइम दे दिया गया ना, इसीलिए पीछे टेंस के रूप में क्या लिखा है, हैज बीन। ये रूल है, टाइम दे दिया है तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाइए। अभी टाइम ना होता तो यहाँ ये लिखा होता, द रियल एस्टेट मार्केट इज इन द डोलड्रम्स, लेकिन चूंकि 4 मंथ्स लिखा विच इज टाइम, इसलिए हैज बीन लगा दिया गया। अगला सेगमेंट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के आज के इस छोटे से सेगमेंट में हम जिन 2 कंफ्यूजिंग वर्ड्स को पढ़ेंगे वो है ऑलरेडी और ऑलरेडी। ये ऑलरेडी है और ये ऑलरेडी है। कहाँ पे ऑलरेडी आना चाहिए, कहाँ पर ऑलरेडी आना चाहिए, आइए जानते हैं इसे। कहाँ पर ऑलरेडी आता है और कहाँ पर ऑलरेडी आता है, समझते हैं इसको। देखिए ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले से। जैसे जब शूर्पणखा ने राम को प्रपोज किया होगा फॉर मैरिज, तो राम ने यही तो कहा होगा कि मैं पहले से ही विवाहित हूं, आई एम ऑलरेडी मैरिड। अंग्रेजी में अगर हम बोलें इसे तो यही तो बोलेंगे कि मैं पहले से ही विवाहित हूं, यानी कि आई एम ऑलरेडी मैरिड। ठीक, तो ऑलरेडी मतलब पहले से ही। और ये जो ऑलरेडी लिखा है इसका मतलब है ऑल यानी सब, रेडी मतलब तैयार, सब तैयार, सब कुछ तैयार या सब लोग तैयार। जब लंका पर हमला करने की बात आई होगी तो रामचंद्र जी ने अपनी पूरी सेना से जरूर पूछा होगा, क्या आप सब तैयार हैं, आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल रेडी, क्या आप सब तैयार हैं, आर यू ऑल रेडी। आया ना समझ में? तो ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से तैयार या सब कोई तैयार। पढ़िए, आई हैव रेड दिस नॉवेल, मैंने ये नॉवेल पढ़ रखा है। तो क्या बोलेंगे, क्या इसका मतलब पूरी तरीके से तैयार होने से है या इसका मतलब पहले से ही है? ऑफ कोर्स पहले से ही है। तो आप यहाँ पर ये वाला ऑलरेडी लगाइए, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवेल। ऑलरेडी एक एडवर्ब है, ये वाला ऑलरेडी, इसी के चलते ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया है। जनरली जो एडवर्ब है इट कम्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अगला एग्जांपल देखिए, वी आर टू रेज आवर डिमांड्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है, याद कर लीजिएगा, कंपनी में जो 4, 5, 6, 7 मालिक होते हैं उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। जो कंपनी के तमाम मालिक होते हैं उनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। साथ ही साथ जो उनका ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम, बोर्ड कहते हैं। दूसरी बात, अपनी मांग को किसी के सामने रखना, यानी कि अपनी मांग को किसी के सामने उठाना, क्या करना, उठाना। उसके लिए जो वर्ब बनाई गई है वो रेज वर्ब है। क्या वर्ब है सर, रेज वर्ब है, याद रखिएगा। तो हम सब पूरी तरीके से तैयार हैं मैनेजमेंट के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपनी मांग उठाने के लिए। सो वी आर ऑल रेडी, वी आर ऑल रेडी टू रेज आवर डिमांड्स। हम सब तैयार हैं या हम पूरी तरीके से तैयार हैं ऐसा करने के लिए। तो जो ऑलरेडी है खींच के जिसे बोलते थे बहुत तेजी से, ऑलरेडी, इसमें एक ही एल है और जो एक सिंगल वर्ड है ऑलरेडी, इसका मतलब है पहले से ही। और जिसको हम बोलते हैं ऑल रेडी, सब तैयार, ऑल रेडी, सब तैयार। फिल इन द ब्लैंक्स, अगला सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के आज के इस सेशन में हम जिन वर्ड्स को पढ़ेंगे, जिन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जिन फिलर्स को पढ़ेंगे, आइए उन्हें जानते हैं। पहला सेंटेंस है आपके सामने, पढ़िए उसको। What we see nowadays, आज हम क्या देखते हैं या आज हम जो देखते हैं is। एक चीज मैं आपको बता दूं, पढ़िए इसको खाली, What we see nowadays, पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया ना, What we see nowadays एक जनरल सा रूल है बंधुवर, एक जनरल रूल है। और वो रूल ये है कि व्हाट का स्ट्रक्चर हमेशा अपने साथ जिस वर्ब को इस्तेमाल करता है उसका नेचर सिंगुलर होता है।
या तो आए ही ना, अगर वर्ब आ रही है व्हाट के स्ट्रक्चर के बाद तो वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। व्हाट वी सी नाउ अडेज ये एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ फंक्शन कर रहा है और इसे सिंगुलर ही माना जाएगा, इसीलिए इज लगाया गया। क्रैक डाउन का मतलब होता है एक तरीके से नुकसान पहुंचाना, पीछे ही पड़ जाना, एक तरीके से जिसको आप ना मार कह सकते हैं, है ना, सरकार की मार जिसको कहते हैं ना, सरकार की मार, तो वो जो दंड है एक तरीके से, सजा है, जिसको जनरली कैसे किया जाता है, छापा हो गया, और फेक केसेस लगाने हो गए, झूठ मूठ के आरोप मर दिए गए या छापा मारा गया, ऐसे सब कुछ। तो आज हम जो देखते हैं वो क्या है, इज अ जनरल क्रैकडाउन ऑन एनीबडी critical against the government, of the government, towards the government, about the government। क्या लगता है, सोचिए आप सर। एक चीज और देख लीजिएगा, क्रैक डाउन जब लिखा जाता है तो इसके बाद प्रेपोजिशन ऑन लगाया जाता है, जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है तब लगाया, लेकिन कौन सा जाता है, ऑन। क्रिटिकल होने के दो अर्थ होते हैं, एक तो जैसे आपकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, तो हालत बड़ी ही नाजुक है, जैसे किसी की हेल्थ बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में है, तो बहुत ही दयनीय है, नाजुक स्थिति में है, कुछ भी ऊटपटांग हो सकता है। एक तो क्रिटिकल का ये है, होता नहीं क्रिटिकल केयर यूनिट्स हॉस्पिटल्स में जो आईसीयू होता है, वहां क्रिटिकल केयर चाहने वाले पेशेंट्स को ही तो भेजा जाता है। अच्छा, इसमें क्रिटिकल का मतलब आलोचक से है, किससे है, आलोचक से। आप ध्यान से देखिए, एक वर्ड क्रिटिक होता है, आलोचक को बोलते हैं। सर एक वर्ड क्रिटिसिज्म भी होता है ना, आलोचना को कहते हैं, उसी से ये वर्ड बन रहा है क्रिटिकल। देखिए क्रिटिकल के दो अर्थ मैंने बताया, एक जब कंडीशंस क्रिटिकल है, सिचुएशन क्रिटिकल है, तो वो बहुत ही नाजुक है, और जब आप क्रिटिक से क्रिटिसिज्म से देखेंगे तो जो क्रिटिकल वर्ड है इसका मतलब आलोचक से है। जब आप आलोचक होते हैं किसी भी व्यक्ति के या किसी भी सरकार के या किसी भी अव्यवस्था के या किसी भी नियम कानून के, तो आप अगेंस्ट नहीं लगाते, आपको खूब मन करेगा अगेंस्ट लगाने का, ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में आता है, कहाँ आता है सर, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में, क्रिटिकल ऑफ, ऑफ। फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जो क्लासेस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जा करके जरूर फिक्स प्रेपोजिशन के सेशंस को अटेंड कर लें। नंबर 2, बहुत ही शानदार सेंटेंस है, छोटा है इसमें मत जाइएगा। मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तमाम जो गैर सरकारी अस्पताल होते हैं वो कोशिश करते हैं क्या करने की, टैक्स चुकाने की या टैक्स से बचने की। और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही क्यों लिखा जाए, हर कोई, हर संस्था, हर कंपनी ऐसा करना चाहती है। तो तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गैर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि कैसे टैक्स से बचा जाए, कैसे टैक्स जमा करने से बचा जाए। मैं आपको बताता हूँ सर, अवॉइड का मतलब भी होता है बचना, इवेड मतलब भी होता है बचना, एग्जेम्प्ट का मतलब भी होता है बचना, अल्यूड खाली नहीं होगा, बिल्कुल इशारा करना, अल्यूड का मतलब इशारा करना, इसके साथ प्रेपोजिशन टू भी लगता है जिसको हम रेफर टू कह सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन बाकी तीनों को ध्यान से सुनिएगा। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्पशन से मिलता है, जब एग्जेम्प्ट किया गया किसी चीज को तो उसको अब नहीं किया गया, उसमें रियायत दे दी गई। क्या दे दी गई, रियायत दे दी गई, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। जैसे फाइन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, चार्जेस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, लोन एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जिसको रियायत या माफी कह सकते हैं, है ना। आप समझिए कि सरकार आई, सरकार ने कहा कि जो लघु और सीमांत किसानों ने अपनी अपनी बैंकों से 1 लाख से लेकर के 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का जो लोन लिया है, वो लोन अब उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा, सरकार उस लोन को माफ कर रही है। तो सरकार उस लोन को जब माफ कर रही है तो वो उसे एग्जेम्प्ट कर रही है। क्या कर रही है सर, एग्जेम्प्ट कर रही है। एग्जेम्पशन इसी से बनता है। अवॉइड मतलब भी बचना होता है, इवेड मतलब भी बचना होता है। सर जिम्मेदारी से बचना, जो आपकी जिम्मेदारी है
उससे बचना, उसे इवेट करना कहा जाता है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट करना, ड्यूटी को इवेट करना, टैक्सेस को इवेट करना। जो चीजें सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से सही हैं, जो एक समाज का हिस्सा होने के चलते आपको जिसका हिस्सा बनना चाहिए, जो आपको भी बेयर करना चाहिए, उठाना चाहिए, अगर आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इवेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इवेड कर रहे हैं। अवॉइड तो सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मान लीजिए कि क्लैश को अवॉइड किया गया, तो अगर प्लेन का पायलट बहुत होशियार ना होता और वो क्रैश को अवॉइड ना कर पाता तो उससे तो नुकसान होता ना। तो यहाँ पे तो अवॉइड एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। अवॉइड का ऐसे मतलब होता है जैसे कोई किसी को अवॉइड कर रहा है, उससे मिलना नहीं चाह रहा है, इस तरीके से। पर डेडिकेटेड तरीके से जब आप कहेंगे जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, कन्नी काटना, ड्यूटी से, टैक्सेस से, तो फिर वहां पर इवेड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इवेड करते हैं। ठीक, जो छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें मैं बताते रहता हूँ उन्हें नोट डाउन करते रहा करें, चाहे कॉपी पेन से दिमाग में या सीधे दिमाग पर। नंबर 3, द वुमेन हैज सॉट, विमेन ने गुजारिश करी है, उस महिला ने मांग करी है, द मेडिकल टर्मिनेशन, अबॉर्शन, डिलीवरी, प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी। अब आप समझिए महिला ने क्या मांग करी है या क्या इच्छा जताई है कि जो उसको प्रेगनेंसी हो गई है उसका मेडिकल टर्मिनेशन हो जाए, या मेडिकल अबॉर्शन हो जाए, या मेडिकल डिलीवरी हो जाए, मेडिकल प्रोक्रास्टिनेशन हो जाए। देखिए सर, मेडिकल डिलीवरी कोई वर्ड होता नहीं है। माँ के पेट से, गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है या निकाला जाता है, ये सिर्फ डिलीवरी है, मेडिकल डिलीवरी नहीं होती। समझ रहे हैं क्या है ये? डिलीवरी है। अबॉर्शन या टर्मिनेशन में आपको लगेगा कि अबॉर्शन होगा, पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? टर्मिनेशन होगा। एक टर्म है गायनोकोलॉजिस्ट यूज करते हैं और उस टर्म का नाम है एमटीपी। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं या होते हैं वो इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है? एमटीपी। इसमें एम का मतलब है मेडिकल, टी का मतलब है सर टर्मिनेशन, पी का मतलब है प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो गया? प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। सर एमटीपी किट्स भी आती हैं, हो सकता है आप जानते हो सकता है आप ना जानते हो। तो अबॉर्शन होता है लेकिन मेडिकल ना लगा हो, तो जैसे लिखा होता द वुमेन हैज सॉट अबॉर्शन ऑफ हर प्रेगनेंसी, तो ठीक आ जाता। लेकिन मेडिकल टर्म आ गया है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, मेडिकल अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट सेंटेंस को पढ़िए। देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंट इन सीज फायर वॉलेशंस, इंक्रीज इन सीज फायर वॉलेशंस, या इनहांस इन सीज फायर वॉलेशंस, या upward in ceasefire violations over the past few months। पिछले कुछ महीनों में जो सीज फायर यानी कि जो युद्ध विराम है, और जो वॉलेशंस यानी कि उसी का उल्लंघन, तो पिछले कुछ महीनों में जो युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनाएं हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। तो पिछले कुछ महीनों में सीज फायर वॉलेशंस की घटनाएं बढ़ी हैं, है ना। युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं, एक तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं जिसको कहा जा सकता है। अब बढ़ी के लिए देखिए इंक्रीमेंट ना लगाइएगा, इंक्रीमेंट का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, सैलरी में इंक्रीमेंट। समझ में आया ना? सैलरी में जब सैलरी बढ़ती है, इंक्रीज होती है आपकी सैलरी, तो वो आपका इंक्रीमेंट कहा जाता है। इनहांस अपनी ग्रोथ को बढ़ाना, इनहांस का मतलब होता है ग्रो अप। समझ रहे हैं? हाँ, क्या है? ग्रो अप।
अपवर्ड भी नहीं होगा क्योंकि अपवर्ड एक नाउन ही नहीं है, अपवर्ड तो एक एडजेक्टिव है, तो ये होगा ही नहीं। देखिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के ही तो पहले आता है, तो ये जगह नाउन की है। सर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर तो गिवन ही है। मैंने कहा इंक्रीमेंट नहीं लगाना क्योंकि इंक्रीमेंट का केवल और केवल सैलरी के केस में होता है। इनहांस एक वर्ब है पहली बात, या तो इनहांसमेंट होता, वो भी लिखा नहीं, चाहिए वहां पे नाउन, ठीक। और इनहांस का मतलब तरक्की करने से होता है। इसमें सीज फायर वॉलेशंस बढ़े, ये कोई तरक्की नहीं है, इंक्रीज हुआ है ना। सीज फायर वॉलेशन में इंक्रीज देखने को मिला है। द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार, फ्रॉम द कार, ओवर द कार, एट द कार। आपके सामने एक बहुत ही शानदार सेंटेंस है, पढ़िए इसे, प्रेपोजिशंस पे बेस्ड है। The driver lost control of the car. The driver lost control from the car. The driver lost control over the car, at the car. क्या होगा सर? तो उस ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया, कार के ऊपर से बोलते हैं, कार के ऊपर से कंट्रोल छूट गया। कार का कंट्रोल नहीं छूटता सर। अगर आप बोले कार का कंट्रोल तो ऑफ लगाएं, भले ऐसे मन कर रहा है कंट्रोल ऑफ द कार, मन कर रहा होगा, द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार, बोलने में आ जाएगा सर, लेकिन आप ऑफ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हिंदी नहीं आएगी कि ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया, कार का कंट्रोल छूट गया, नहीं, ड्राइवर का कार पर से कंट्रोल छूट गया, है ना। वो ड्राइवर जो है कार पर से कंट्रोल छोड़ देता है, या ड्राइवर का कार पर से कंट्रोल छूट जाता है, तो कंट्रोल ओवर द कार होना चाहिए। याद करिए सर, हाँ याद करिए, कंट्रोल ओवर योर किड्स। जब आप किसी से लड़ते हैं तो क्वारल विद बोलते हैं, क्वारल विद, पर जब आप जिस मुद्दे के ऊपर लड़ते हैं, जिस विषय के ऊपर, तो क्वारल ओवर बोलते हैं। हाँ, तो जिसके ऊपर से कंट्रोल छूट गया है वहां ओवर लगाइए। मुझे उम्मीद है आपको जरूर मैंने इस सेंटेंस में जो लॉजिक बताया वो समझ में आया होगा। इस तरीके से आज का सेशन ओवर हो जाता है। होपफुली आप सबने एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देते रहा करें, खूब दम लगा करके पढ़ें। डेडिकेशन इज अ मस्ट, और परसीवरेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है, जिसको हम निरंतरता बोलते हैं। लगातार कोशिश करिए। यू हैव टू फाइट फॉर डेसिमल्स, पॉइंट में आपको लड़ाई करने के लिए तैयार होना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। सो बॉस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, चाहे जहां रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।